नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए हिंदी के ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस कक्षा में। तो देखिए, आज हमारा जो रुझान है वो राजस्थान बोर्ड की तरफ है और राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12 की हिंदी का आज हम जो पाठ करने वाले हैं वो है कवि शमशेर बहादुर सिंह। देखिए, शमशेर बहादुर सिंह जी का हिंदी जगत के अंतर्गत बहुत उच्च स्थान है। उनकी कविताओं में मानवीयता देखने को मिलती है। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 के रूप में, तो वो पढ़ेंगे आज हम शमशेर बहादुर सिंह जी का जीवन परिचय, उनका कवि परिचय और उनका साहित्यिक परिचय और उनके द्वारा लिखी गई जो हमारे पाठ्यक्रम में कविता आई है उसका परिचय आज हम पढ़ेंगे। यानी कि सब कुछ परिचय ही हम पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं हम हमारे अगले लेक्चर की तरफ। देखिए, लेक्चर नंबर 1 जो है वो क्या है हमारा, उनका जीवन परिचय। जीवन परिचय किनका है? शमशेर बहादुर सिंह जी का। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म देखिए, सबसे पहले जब भी हम लेखक या कवि परिचय पढ़ते हैं तो हम उसके अंदर आप सभी को पता है कि हम क्या पढ़ते हैं, उनका जन्म पढ़ते हैं, उनके माता पिता पढ़ते हैं, जन्म स्थान पढ़ते हैं, मृत्यु पढ़ते हैं। उसके बाद में उनका सम्मान पढ़ेंगे, कौन कौन से सम्मान दिए, कौन कौन सी रचनाएं, कौन सी भाषा शैली, कौन सी रचनात्मक शैलियाँ, किस विधाओं में उन्होंने कार्य किया है, बहुत सारी चीज़ें हम सभी ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो शमशेर बहादुर सिंह जी जो हिंदी साहित्य जगत में अपना अनोखा स्थान रखते हैं और उनकी रचना आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए, जन्म की बात करें तो 13 जनवरी 1911 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 13 जनवरी 1911 ईस्वी को। ठीक है, और 13 जनवरी 1911 ईस्वी को जो उनका जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? देखिए, देहरादून नामक स्थान पर। अब देहरादून भूतकाल में कहीं और था और वर्तमान काल में कहीं और है। भूतकाल में वह उत्तर प्रदेश के अंतर्गत गिना जाता था, लेकिन आज वर्तमान में क्योंकि उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ है और एक नया राज्य कुछ राज्यों से स्थान लेकर जो बना था उत्तराखंड, अब इसके अंतर्गत देहरादून आता है। यानी कि अब आज हम जो बात करेंगे देहरादून की तो वो उत्तराखंड के उपलक्ष्य में करेंगे, लेकिन लेखक का जन्म जब हुआ था तब वे उत्तर प्रदेश में थे, इसलिए दोनों परिस्थितियों का, दोनों स्थानों का, दोनों नाम हमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब कहाँ है? उत्तराखंड में। आप सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए प्रकाशित रचनाएं। प्रकाशित रचनाओं के अंतर्गत उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं और भी। ठीक है, लेकिन यहाँ जो आपके पाठ्यक्रम में दी है वो कुछ सम्मिलित प्रमुख रचनाएं दी है, उन रचनाओं का हम अध्ययन करते हैं। देखते हैं हम यहाँ पर कौन कौन सी रचनाएं हैं। कुछ कविताएं। देखिए, मुख्य रूप से शमशेर बहादुर सिंह जी कवि थे। क्या थे? कवि। और भी उन्होंने कई विधाओं में अपना साहित्य लिखा है, लेकिन मुख्य रूप से वे कवि थे और कवि होने के नाते उन्होंने जो कविताएं लिखी है उसके अंतर्गत ही उनका प्रमुख जो साहित्य वो गिना जाता है। ठीक है, तो कुछ कविताओं के अंतर्गत उनकी कुछ कविताएं हैं, उनका संकलन है, उस पुस्तक का नाम क्या है? कुछ कविताएं। ठीक है, उसके बाद में कुछ और कविताएं, फिर और कविताएं लिख ली तो उसका नाम और दे दिया उन्होंने, कुछ और कविताएं। यानी कि कुछ कविताएं एक संकलन उनका और कुछ और कविताएं उनका दूसरा संकलन हो गया। इसमें आपको बिल्कुल भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ कविताएं एक संकलन है और कुछ और कविताएं उनका दूसरा संकलन है। ठीक है, उसके बाद देखिए, चुका भी हूं नहीं मैं। चुका भी हूं नहीं मैं, ये भी उनकी एक साहित्यिक रचना है। इतने पास अपने, ये भी उनकी साहित्यिक रचना है। बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया। ठीक है, यहाँ तक तो उन्होंने अपनी रचनाएं करी है। अब उर्दू हिंदी कोश यानी कि उर्दू और हिंदी भाषा का जो शब्दकोश है उसका संपादन भी किया है इन्होंने। किन्होंने? शमशेर बहादुर सिंह जी ने। आप सबको याद होना चाहिए हम कौन से कवि के बारे में पढ़ रहे हैं? शमशेर बहादुर सिंह जी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, साहित्य और सम्मान की बात करें, यहाँ तक तो देखिए उनका यहाँ रचनाओं के बारे में है कि कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूं नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया। ये सब इनकी रचनाएं हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर उनके सम्मान की तरफ। ठीक है, तो सम्मान की बात करेंगे तो साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है। साहित्य अकादमी सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है और उसके बाद में दूसरा सम्मान मिला उन्हें कबीर सम्मान।
यानी कि साहित्य अकादमी और कबीर सम्मान के साथ में और भी अनेक उन्हें पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यानी साहित्य अकादमी और कबीर सम्मान जो है बहुत बड़े सम्मान होता है। तो शमशेर बहादुर सिंह ने अपनी रचनाओं के कारण, अपनी रचनाओं की उत्कृष्टता के कारण यहाँ पर साहित्य अकादमी सम्मान और कबीर सम्मान तो प्राप्त कर लिया, और भी छोटे मोटे और भी बहुत सारे कई सम्मान उन्होंने प्राप्त किए थे। आगे देखिए, निधन हुआ था उनका सन 1993 अहमदाबाद में। ठीक है, कहाँ हुआ था उनका? सन 1993 में अहमदाबाद में उनका निधन हो गया था। किनका? शमशेर बहादुर सिंह का। देखिए 13 जनवरी 1911 ईस्वी को देहरादून के, यानी कि जो उत्तर प्रदेश था उस समय और आज उत्तराखंड है, वहाँ उनका जन्म हुआ था और 1993 अहमदाबाद में उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि उनका निधन हो गया था। ठीक है, आगे देखते, देखिए क्या कह रही है। ये एक उन्होंने वाक्य लिखा हुआ है यहाँ पर आपकी पुस्तक में कि तुमने धरती का पद पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। यानी कि तुमने धरती का कोई पद ऐसा पढ़ा है जिसकी सहजता प्राण है। यानी कि उस पद का प्राण क्या है? उसकी सहजता, यानी कि आप आसानी से समझते हो, समझने योग्य जो चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाती है वो सहज होती है। यानी कि उसकी सहजता ही उसका प्राण है। जो आपने धरती का कोई पद पढ़ा है, उस पद का जो सार है वो सार आपको आसानी से समझ में आ जाता है, उसकी मूल संवेदना, उसका केंद्रीय भाव आपको समझ में आ जाता है, तो वह सहजता उसका प्राण हो गई। यानी कि वह जो रचना है वो सहज है, सहज रचना है, यानी कि आपके आसानी से समझने योग्य कोई रचना है। ठीक है, आगे देखिए शमशेर बहादुर सिंह जी के बारे में। खुद को उर्दू और हिंदी का दोआब मानने वाले, दोआब यानी कि दोनों ही भाषाओं में अपनी पकड़ रखने वाले। ठीक है, स्वयं को उर्दू और हिंदी दोनों में अपनी पकड़ समझते थे शमशेर बहादुर सिंह। खुद को हिंदी और उर्दू और हिंदी का दोआब मानने वाले शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। यह संधि एक और साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा ऐन्द्रिय और ऐन्द्रियतर की है। अब देखिए संधि स्थल की बात क्या होती है कि जैसे कोई एक, यहाँ पर कोई नदी है, ठीक है, अब यहाँ पर एक पहाड़ है और यहाँ पर एक पहाड़ है, अब इन दोनों को जैसे मिलाना है तो ये हो गई एक संधि स्थल। ठीक है, तो संधि स्थल का किस प्रकार है कि एक बता रहे हैं यहाँ पर कि शमशेर की जो कविता है एक संधि स्थल का पर खड़ी है, एक संधि स्थल का कार्य करती है। किस प्रकार से करती है कि एक साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी मूर्तता और अमूर्तता की है, ऐन्द्रिय और ऐन्द्रियतर की है। अब मूर्तता और अमूर्तता का मतलब क्या हुआ? कोई मूर्त वस्तु है, उसकी अमूर्त वस्तु से उपमा दी गई है, तुलना की गई है, तो ये बात बताई गई है। कोई ऐन्द्रिय स्त्री है, कोई ऐन्द्रिय वस्तु है और कोई ऐन्द्रिय, कोई परिस्थिति हो गई, स्थिति हो गई। ठीक है, और उसके बाद ऐन्द्रियतर यानी कि इंद्रियों से परे कोई एक ऐसी कोई ऐसा भाव है, कोई ऐसी व्याख्या है, कोई ऐसी बात है, उसकी तुलना एक दूसरे से की गई है, तो वहाँ उनका ये संधि स्थल माना जाता है। उनके हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में उनकी उषा नाम की एक कविता यहाँ संकलित की गई है, और उसे जब हम पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि जो संधि स्थल की बात की है कवि ने यहाँ पर, वो संधि स्थल यहाँ पर कौन सा है। ठीक है, कि संधि स्थल क्या है, कि मूर्त और अमूर्त वस्तुओं का उन्होंने किस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन किया है, तुलनात्मक व्याख्या की है। ठीक है, आगे चलते हैं। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील, ठीक है, उनके जो विचार है वो प्रगतिशील है, एक जगह स्थायी रहने वाले विचार नहीं है, न उनके विचार कोई भूतकालीन व्यवस्था से, उस परिस्थिति से, यानी कि जो बीता हुआ समय है उस समय में, आदि काल में इस तरह से नहीं जाता है। वे प्रगतिशील विचारों के कवि थे, यानी कि आगे बढ़ने वाले कवि थे। उनकी जो रचना है उनमें प्रगतिशीलता का और प्रयोगवादिता का भरपूर संयोग देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखिए। और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी, शिल्प का मतलब क्या होता है? शिल्प ये होता है, देखिए कि जैसे एक उदाहरण है कि हम जब किसी घर का निर्माण करना है, हमें अपना घर बनाना है, तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है भाई? पत्थर की होती है, ईंट की होती है, या रेत की होती है, या फिर सीमेंट की होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें की आवश्यकता होती है, जैसे लोहे की होती है, बहुत सारी चीज़ों की। ठीक है, उसी प्रकार जैसे एक मकान बनाने के लिए, यानी कि घर का निर्माण करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वो तो हो गया, एक ढांचा तैयार हो गया।
ठीक है, यानी कि हमने एक शिल्पकार को जो मकान बनाता है उसको प्रस्तुत किया, वहाँ पर उसको ये काम दिया कि एक शिल्पकार एक शिल्प का निर्माण करेगा, यानी कि कुछ चीज़ों को लेकर एक मकान का ढांचा तैयार करेगा। तो ये तो हो गई उसकी शिल्प विशेषता। अब भाई मकान में रहने के लिए उसको घर बनाना पड़ेगा। मकान क्या है? घर। अब घर बनाने के लिए उसमें सबसे पहले भावनात्मक संबंध होते हैं, ठीक है। तो हम भावनात्मक संबंधों यानी कि हम अपने परिवार को वहाँ पर बसाएंगे और एक भावनात्मक घर की एक उस भूमिका की हम व्यवस्था करेंगे, यानी कि हम उसका निर्माण करेंगे। तो वो हो गया एक भाव, ठीक है। तो शिल्प और भाव यानी कि कविता के दो ही रूप होते हैं, दो ही तरीके से उसको निर्मित किया जा सकता है, एक तो शिल्प की तरफ से और एक भाव की तरफ से। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो शिल्प की तरफ बात की जा रही है कि कवि ने शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी, शिल्प के स्तर पर यानी कि प्रयोगधर्मी यानी कि नई नई चीजों को प्रयोग करना। अज्ञे की प्रयोगवादिता से ये प्रेरित थे और उसके भी वे सदस्य थे, तो उन्होंने प्रयोगवादिता को यहाँ पर अपने काव्य के अंदर स्थान दिया है, यानी कि नए नए अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है, नई नई अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया है, सहज समझने योग्य भाषा का प्रयोग करा है। इस प्रकार से यहाँ पर जो बात कही जाएगी शिल्प के स्तर पर, यानी कि उन्होंने अपने काव्य की रचना के लिए जिन शब्दों, जिन भाषा, जिन बिंबों, जिन प्रतीकों का प्रयोग किया है वे अतुलनीय है, यानी कि वे अनोखे है, ठीक है। आगे देखिए, कवि शमशेर की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है। अब बिंबधर्मी क्या होता है? बिंबधर्मी ये होता है कि सूर्य को बताने के लिए उन्होंने किसी और की संज्ञा दी है, यानी कि तुलनात्मक अध्ययन किया है, उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। क्या प्रस्तुत किया है? उदाहरण। बिंब दिया है, यानी कि एक परिस्थिति को, एक स्थिति को बताने के लिए उन्होंने किसी और परिस्थिति या उस वस्तु को ले आया है और वहां पर उस उदाहरण के द्वारा यानी कि उपमा देकर, यानी कि तुलना कर कर उन्हें बताया है कि यहाँ आपका ये जो भाव है या जो आप शिल्प बताना चाहते हैं या भाव बताना चाहते हैं या आप जो व्याख्या करना चाहते हैं उसका अर्थ क्या हो सकता है, ठीक है। तो बिंब का मतलब क्या हुआ कि बिंब के कवि के रूप में यहाँ पर वे प्रतिष्ठित हुए हैं, यानी कि उपमा देने में, उदाहरण प्रस्तुत करने में वे अनोखे कवि के रूप में यहाँ प्रस्तुत हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए कि उनकी यह बिंब धर्मिता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कुची की तरह, कुची का मतलब होता है चाबी या फिर हल, ठीक है, ठीक है। यानी कि वे कह रहे हैं कि उनकी यह बिंब धर्मिता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर, कुची की अद्भुत कशीदाकारी का मादा रखती है। यानी कि वे कह रहे हैं कि उनकी कविताओं के अंदर जो बिंब धर्मिता है, यानी कि वे जो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, वे जो व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, वे उपमा दे देकर जिन चीज़ों को बताने का प्रयत्न करते हैं, उनके अंदर, उनके शब्दों में रंग का निर्माण हुआ है। मतलब कि वे शब्दों को, तरह तरह के शब्दों को लाकर वे यहाँ पर अपनी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, अपने भाव को बताना चाहते हैं, उसकी सुंदरता को बताना चाहते हैं। नई नई रेखाओं का यहाँ पर प्रस्तुत किया है उन्होंने, और अनेक स्वरों के माध्यम से और अनेक हल के माध्यम से, यानी कि अनेक तरीकों के माध्यम से अनेक तरह की तरीके यहाँ पर दिए हैं और वो अद्भुत कशीदाकारी, जैसे ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने एक कशीदाकारी करने के लिए, एक कपड़े के ऊपर कोई फूल बनाने के लिए, यानी कि कशीदा करने के लिए जिन रंग और जिन रेखा और जिन स्वर और जिन कुची का मतलब प्रयोग किया है, वह प्रयोग करने के बाद जो उनकी एक रचना निर्मित होकर आई है वह बहुत ही अद्भुत श्रेणी की रचना होती है। इसी प्रकार से उन्होंने अपनी रचनाओं में इन सारी चीजों का प्रयोग करके अपनी रचनाओं को अद्भुत श्रेणी में रख दिया है। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है, ठीक है। अब देखिए चित्रकार मन कैसा होता है, वह किसी चित्र को देखते हैं, प्रकृति के सौंदर्य को या समाज के किसी सौंदर्य को, किसी भी चीज के, क्योंकि देखिए ये जो शमशेर बहादुर सिंह जी है ये प्रगतिशील काल के कवि है, जो प्रयोगवादी कविताओं के पक्षधर थे। तो प्रयोगवादी और प्रगतिवादी जो कवि थे वो इस प्रकार के थे कि उस समय प्रकृति चित्रण का ज्यादा
वहां पर मोह था, यानी कि प्रकृति चित्रण का वर्णन उस समय की प्रवृत्ति थी। तो प्रकृति चित्रण को प्रगतिवादी और प्रयोगवादी जो जितने भी कवि थे उन्होंने अपने साहित्य का विषय बनाया, अपनी कविताओं का विषय बनाया। उसमें से शमशेर बहादुर सिंह जी ने जो उषा नाम की जो कविता लिखी है उसके माध्यम से उन्होंने प्रकृति की उस सुंदरता का वर्णन किया है जिसे हम समझ नहीं पाते, रोज देखते हैं लेकिन हमें वो सुंदरता इतनी अच्छे से दिखाई नहीं देती है। तो उसी रूप में उन्होंने उषा का जो उषाकालीन समय का जो चित्रण किया है वो चित्रण उनका देखा हुआ, यानी कि हम जो देख रहे हैं उसी को उन्होंने चित्रित किया है। तो उनका चित्रकार मन, यानी कि एक हम उसकी एक सीनरीज बना सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, उस पे उस सुंदरता का चित्र अंकन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने सुंदरता का चित्र अंकन न करके शब्दों के माध्यम से उसका चित्रांकन कर दिया। यानी कि कविता ऐसे लिख डाली कि उसको पढ़कर ऐसा लगता है कि साक्षात हमारे सामने वो उषाकालीन समय आ गया है और ऐसा ही लगता है। और उषा कविता पढ़ने के बाद मैं ही नहीं आप भी उस उषाकालीन समय की सुंदरता को अच्छे से जान पाएंगे जो आज तक आप नहीं जान पाए थे। ठीक है, आगे देखिए। तो इस प्रकार उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को कम ही नहीं करता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है, बल्कि भाषा में रम जाना चाहता है। ठीक है, आगे देखिए। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की है। यानी कि वे जो सोचते हैं, वे जो चिंतन करते हैं, वो किसी माध्यम के वश में होकर या उसके बंधन में बंधकर काम नहीं करना चाहते। वे तो स्वतंत्र रूप से इसका बखान करना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, और वे किसी बंधन में, किसी प्रगतिवादी, किसी छायावादी, किसी प्रयोगवादी के बंधन में नहीं, वे स्वच्छंद मुक्तक काव्य लिखते हैं। यानी कि वे मुक्तक काव्य लिखते हैं, स्वतंत्र मनोभावों से वे लिखते हैं। ठीक है, आगे देखिए। ओ माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूं। अब माध्यम क्या है भाई? वे यहाँ पर एक माध्यम को बता रहे हैं कि मैं जिस समय की जिस प्रवृत्तियों में मैं अभी जीवन जी रहा हूँ उस प्रवृत्तियों को लेकर वो बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो माध्यम तुम मुझे क्षमा करना कि मैं तुम्हारे बंधनों में बंधकर रचना नहीं लिख सकता, मैं स्वच्छंदता महसूस नहीं करता हूँ, इसलिए मैं मुक्त अवस्था में उस प्रकृति का वर्णन करना चाहता हूँ, अपने भावों को यहाँ पर उकेरना चाहता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। मिजाज यानी कि उनकी कविता का जो असर है, ठीक है, वो अलग है। ठीक है, यानी कि कथा यानी कि उनकी कविताएं क्या कहना चाह रही है उसको लेकर, और शिल्प यानी कि कविताओं में किस प्रकार की भाषा, किस प्रकार के शब्द, किस प्रकार के बिंब, प्रतीक, व्याकरण, किन चीज़ों का प्रयोग किया है, वो सारी चीज़ों को लेकर दोनों ही स्तरों पर उनकी कविताओं का जो असर है वो बहुत अलग हटके निकल कर आता है, सामान्य कवियों की तरह वे दिखाई नहीं देता है। ठीक है, उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक, यानी कि क्योंकि वे दोआब में खड़े थे भाई, उर्दू और हिंदी दोनों के कवि थे वे, और दोनों के कवि होने के नाते वो उर्दू की शायरी से भी प्रभावित होने चाहिए, क्योंकि उर्दू भी उनके साहित्य जगत में उर्दू का भी बहुत बड़ा स्थान था। इसलिए उन्होंने उर्दू शायरी के प्रभाव से भी उससे भी प्रभावित हुए थे, उसके प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल, मतलब कि उन्होंने संज्ञा और विशेषण को ज्यादा बल नहीं दिया है, बल्कि किसको दिया है? सर्वनाम, क्रिया, अवयव और मुहावरों को दिया है। यानी कि सर्वनामों के माध्यम से किसी भी परिस्थिति को, किसी भी चीज को, प्रकृति के किसी भी पहलू को, किसी भी बिंब को उसका नाम न पुकार कर उसको सर्वनाम के रूप में, यानी कि किसी और के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया है, उसकी क्रियाओं को बताने का प्रयत्न किया है, उसके अंदर उनकी क्रियाओं के विशेषण को बताने का प्रयत्न किया है। तो इस प्रकार सर्वनामों, क्रियाओं और अवयवों और मुहावरेदार उनकी जो भाषा कैसी है? मुहावरेदार है। जैसे मुहावरेदार भाषा होती है उस प्रकार से वहां पर अलग अर्थ निकलने वाली जो भाषा है वहां उनका प्रयोग हुआ है। उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं, क्योंकि उर्दू भाषा भी उनकी भाषाओं में से एक है। उनकी दो भाषाओं में पकड़ थी, हिंदी और उर्दू, इसलिए हिंदी कविताओं को लिखने के साथ साथ उन्होंने कई शेर भी कहे हैं, कई शायरियाँ भी लिखी है। ठीक है, आगे देखिए। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम,
पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथ कर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस तो होता ही है, अनुगुंजों से भी भरा होता है। यानी कि वे ये कह रहे हैं, देखिए सचेत इंद्रिया, ठीक है, सचेत इंद्रिया क्या होती है कि सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथ कर, है ना, सचेत इंद्रिया क्या कि जहां भी हम जाते हैं अपनी इंद्रियों को सचेत करके रखते हैं, सतर्क रख करके रखते हैं। यानी कि जहां भी जाते हैं हम सुंदरता देखते हैं, जहां भी जाते हैं हम कवि का विषय चुन लेते हैं, कौन सी कविता लिखनी है भाई, जहां भी हम गए वहां हमें अपनी कविता का विषय बन गया, मिल गया। तो इससे क्या होता है कि हम क्या है, हम अपनी इंद्रियों को सचेत करके चलते हैं। वातावरण में जब भी हम विचरण करते हैं, जब भी हम घूमते हैं, तो हमारी जो आंखें वो खुली हुई रहती है, हमारे कान हर चीज सुन रहे होते हैं। मतलब वातावरण का जो संगीत है वो जब तक हम हमारी कान की इंद्रियों को सचेत नहीं करेंगे, नहीं खोल कर रखेंगे, तो वह जो धीमा धीमा एक अजीब सा एक काल्पनिक संगीत है, वो जो बहुत अच्छा सा संगीत है, वह हमें कब सुनाई देगा। प्रकृति का जो संगीत है वह सचेत इंद्रियों के माध्यम से ही सुनाई दे सकता है। प्रकृति की जो सुंदरता है सचेत आंखों के माध्यम से ही हमें दिखाई दे सकती है, और प्रकृति की जो एक सुगंध है वो सचेत नासिका के द्वारा ही हमें पता चल सकती है। और हम जो अनुभव करते हैं प्रकृति की एक अच्छी सी गंध को, एक स्पर्श को अनुभव करते हैं, वो हमारी त्वचा के माध्यम से स्पर्श हम अनुभव करते हैं। तो कवि कहता है कि सचेत इंद्रियों का यह कवि शमशेर बहादुर सिंह जी ऐसे ही कवि थे। वो अपनी सारी इंद्रियों को सतर्क रखते थे, जहां भी जाते थे अपनी कविता का विषय ढूंढ कर लाते थे। ऐसी इंद्रियों का जो कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथ कर कविता का महल बनाता है, ठीक है। जहां भी उसे प्रेम नजर आया वहां उन्होंने कविता गढ़ ली, जहां पीड़ा नजर आई वहां उन्होंने कविता गढ़ ली, जहां सृजन यानी कि कोई मौलिक रचना नजर आई, कोई ऐसी सृजनात्मक चीज नजर आई, वहां उन्होंने कविता गढ़ ली। इस प्रकार से उन्होंने अपनी कविताओं का महल खड़ा कर दिया। तो वह ठोस तो होता ही है, फिर ठोस क्या कि ऐसी जब आप ऐसी सतर्कता के साथ कोई रचना रचते हैं तो वो ठोस होगी, यानी कि आपको किसी भी तरह से उसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी कि आप उसमें गलती निकाल सके, ठीक है। अनुगुंजों से भी भरा होता है, वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है बल्कि सुनने और देखने को भी आमंत्रित करती है। अब यहाँ देखिए कवि की बहुत अच्छी बात बताई है कि उनके द्वारा, शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा जो कविताओं की रचना रची जाती है वह पाठक को पढ़ने के लिए आमंत्रित नहीं करती है, पढ़ने के लिए तो करती है, बल्कि पढ़ने के बाद जो उन्होंने चित्रांकन यहाँ पर किया है उस चित्र को देखने के लिए भी वह प्रेरित करती है कि मैंने जो कविता लिखी है, आपके पाठ्यक्रम में जो कविता आई है उषा नाम की जो कविता, उसको पढ़ेंगे उसके बाद आप बिल्कुल विचलित हो जाएंगे। ये मेरा मैं पक्के तौर पर कह सकती हूँ कि आप बिल्कुल विचलित हो जाएंगे और उस उषाकालीन समय को देखने के लिए प्रेरित रहेंगे कि मैं भी देखना चाहता हूँ क्या सच में ऐसी सुंदरता होती है, क्या प्रकृति इतना रूप परिवर्तित करती है। आप प्रेरित हो जाएंगे उनकी कविताओं के माध्यम से जब आप कविता की व्याख्या समझेंगे, ठीक है। आगे देखिए प्रयोगवादी। अब प्रयोगवादी कब से, प्रयोगवाद जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1943 से। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद अज्ञेय के तार सप्तक के संयोग से, तार सप्तक यानी कि 7 कवियों का जो समूह था उनके द्वारा उनकी रचनाओं का वहाँ पर संकलन किया जाता था, उनका संपादन किया जाता था। तार सप्तक नाम से एक पत्रिका संपादित की जाती थी। तो वो प्रारंभ हुआ था 1943 से, और जो शमशेर बहादुर सिंह जी जो जुड़े थे वो जुड़े थे 1951 में, यानी कि तार सप्तक में उनका जो सहयोग था वे 1951 के तार सप्तक से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो देखिए ये कह रहे हैं कि प्रयोगवादी कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई थी। प्रयोग काल जो था, अज्ञेय का प्रयोगवादी जो कविताओं का जो दौर था वो दौर ऐसा था कि शब्दों और बिंबों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था, उसके भावों पे कम। यानी कि शब्दों और बिंबों को इतना सहज समझने योग्य बना दिया गया, बिल्कुल सरल भाषा में उसे रखा गया कि पाठक को बिल्कुल इधर उधर कहीं झांकने की आवश्यकता न हो, कहीं अर्थ ढूंढने की आवश्यकता न हो, वो जैसे पढ़े वैसे ही उसको समझ में आ जाए कि वह जो कवि है वो वास्तविक तौर पर क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई, नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान,
कविता के उपकरण बने, यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों ने किया। यानी कि जो पुराने उपमान थे, ठीक है, जितनी भी उपमाएं दी जाती थी, पुराने तौर पे जो उपमाएं दी जाती थी, उनके अंदर भी यहाँ पर चमक भरने का, यानी कि उनको उत्कृष्ट करने का जो कार्य है वो इन कवियों ने किया था। ठीक है, अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना। आस पड़ोस यानी कि उन्होंने कहीं दूर जाकर कविताएं नहीं लिखी, अपने आस पड़ोस की सुंदरता को, अपने आस पड़ोस, अपने आसपास के जो वातावरण है उसी वातावरण को लेकर उन्होंने उनकी कविताएं लिखी है, उसकी सुंदरता का यहाँ बखान किया है। तो यानी कि ये कह रहे हैं कि अपने आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना, प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ है। मानवीय जीवन चित्र से समझते आप कि प्रकृति में कोई परिवर्तन हुआ है, उसमें मानव परिवर्तन को जोड़कर यानी कि मानवीकरण करके उस प्रकृति को यहाँ बताने, प्रकृति की सुंदरता का, प्रकृति के परिवर्तन को यहाँ बताने का प्रयत्न किया है, मानवीकरण करके कि कैसे एक स्त्री है वो हिलती डुलती है, उसकी सुंदरता को बताने के लिए, प्रकृति की सुंदरता को बताने के लिए स्त्री की सुंदरता का बखान किया है। ठीक है, प्रकृति के इधर उधर हिलने डुलने को लेकर स्त्री के नृत्य की उपमा दी गई है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार का ज़्यादा प्रयोग किया गया है, अलंकारों का, रूपक का, उत्प्रेक्षक का, बहुत सारे ऐसे अलंकारों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये बिंब धर्मी थे, ये प्रतीक धर्मी थे, ये उन उपकरणों के साथ में कार्य करते थे जो उपकरण उन्हें उपमान देने के लिए काम आते थे। ठीक है, तो यहाँ ये बात कही है कि प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। उषा, है ना। आप देखिए, एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि प्रकृति में दो समय ऐसे होते हैं, हमारी जो दिनचर्या है उसमें दो समय ऐसे होते हैं जो एक जैसे नजर आते हैं। ठीक है, एक तो आप उषा ले लीजिए और एक दूसरा नाम है उसका संध्या। यानी कि जब आप सुबह का शाम लेते हैं और दिन का रात विलोम शब्द लेते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा दिन का हो गया विलोम रात, ठीक है, उसी प्रकार से सुबह का विलोम हो गया यहाँ पर शाम, और एक और इसी से संबंधित आता है उषा का विलोम हो गया यहाँ पर संध्या। ठीक है, अब देखिए मैं आपको स्थितियां बताती हूं कि जिस प्रकार से दिन एकदम चमकता हुआ होता है उसी प्रकार से घनघोर रात होती है, बिल्कुल ये तो विपरीत है। उसके बाद ये देखिए कि सुबह का जो समय होता है, सुबह का समय, जिसमें सुबह कैसी होती है कि भाई सूर्य उदय हो गया है, उसी प्रकार से सूर्य जब अस्ताचल को चलता है यानी कि शाम होने को चलता है, तब उसकी स्थिति जो होती है वही स्थिति सूर्योदय की होती है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा सेम हो गया। अब आते हैं हम उषा और संध्या की तरफ। सूर्योदय हुआ नहीं है, सूर्योदय नहीं हुआ है, यानी कि काला जो आसमान है अभी वह सफेद नहीं हुआ है, उसके अंदर सूर्य की किरणें अभी नहीं आई है, आने वाली है। उस स्थिति में हम अपने मौसम को यानी कि आप क्षितिज के ऊपर क्या परिवर्तन देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये क्षितिज है, ठीक है, इस क्षितिज से यहाँ पर सूर्योदय होता है, लेकिन अभी क्या है भाई, क्षितिज के यहाँ पर सूर्य है, अभी यहाँ आया नहीं है। उससे पहले ये जो वातावरण है सारा, ये कैसा दिखता है, काला या फिर नीला दिखता है, बिल्कुल या तो काला दिखाई देगा या फिर नीला दिखाई देगा। और जैसे ही इसकी जो लालिमा है वो थोड़ी लालिमा जब आती है, तो इस वातावरण को किस प्रकार से थोड़ा उसका जो कालापन है वो हल्का हल्का कम कर देती है। ये तो स्थिति हो गई सूर्योदय के पहले की समय, क्या हो गया, ये हमारा हो गया उषा। ठीक है, अब आते हैं हम संध्या की तरफ। संध्या की भी स्थिति ऐसी है, आप कभी नोटिस करना, जब भी आपको समय मिले आप उस समय तक देखना कि हम प्रकृति के इस परिवर्तन को कैसे देखते हैं। ठीक है, अब आती है बारी संध्या की।
तो संध्या देखिए क्या होता है, ये तो सूर्योदय होने के पहले का समय है, जब सूर्योदय मतलब कि सूर्य अभी नीचे ही है, पृथ्वी के ऊपर तक नहीं आया, यानी कि हमें अभी उसका एक कोना भी नहीं दिखाई देने लगा है, उसकी एक किरण भी हमें दिखाई नहीं देने लगी है। वैसा ही सीन आप संध्या के समय देखेंगे कि जब अचानक से सूर्य नीचे चला जाता है, क्षितिज के नीचे चला जाता है, इसी के नीचे ये क्षितिज है और यहाँ चला गया सूर्य, यहाँ चला गया, ठीक है। तो यहाँ का जो वातावरण है, अब ऊपर का जो वातावरण है वापस से, ठीक है, वही चीज देख लीजिए आप। जब सूर्य उदय होने वाला था, उदय नहीं हुआ था, उससे पहले का जो समय था वो कैसा, बिल्कुल काला हमारा आसमान था, और उसमें जब धीमी सी थोड़ी सी लाल रोशनी आती है तो वो कालापन है वो धीरे 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 छटने जैसा लगता है, छटता नहीं है लेकिन ऐसा लगता है काले के ऊपर कोई लाल रंग पोत दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से संध्या का समय होता है कि जब सूर्य नीचे चला जाता है तो जो वो लालिमा है वो बिखेरता हुआ जाता है, पूरा लालिमा वो लेकर नहीं जाता है, तो वो रात्रिकालीन जो आवरण बनता है वो भी ऐसा लगता है। सूर्य क्षितिज के समय की, क्षितिज के स्थान की बात है ये, क्षितिज के दूसरे छोर की तरफ बात नहीं है। अगर उषाकालीन आपको समय देखना है तो आपको पूर्व दिशा में देखना होगा, और संध्याकालीन समय देखना है आपको, वो सुंदरता देखनी है तो आपको पश्चिम दिशा में देखनी होगी। तो जैसे ही पश्चिम दिशा में सूर्य अस्ताचल को चलता है, जब अस्त हो जाता है उसके बाद जो एक कालीमा आसमान में छा जाती है, और पश्चिम दिशा के अंदर वो कालीमा थोड़ी सी लाल होती हुई दिखाई देती है। तो जो रात सुबह का समय होता है वह उषाकालीन होता है, जो शाम का समय होता है वो संध्याकालीन होता है। तो यहाँ पर जो कवि ने बात करी है वो हमारे उषाकालीन सुंदरता की बात करी है, किस प्रकार से प्रकृति में जल्दी जल्दी बहुत अच्छी तरह से बहुत सुंदर परिवर्तन होता रहता है, वो यहाँ पर बताया है। पल पल प्रकृति का परिवर्तित रूप यहाँ पर निखर कर आया है, ठीक है। आगे देखिए, शमशेर ऐसे बिंबधर्मी कवि है जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। बिल्कुल प्रकृति की गति को, कैसे प्रकृति की गति को, सूर्योदय की तरफ चल रहा है, उसके बाद सुबह हो गई, कैसे वो सुबह उषाकालीन से लेके सूर्योदय के समय तक वह धीरे 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 आता है। प्रकृति के चारों तरफ क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तन की जो गति है, जल्दी जल्दी होने वाला परिवर्तन, पल पल हर क्षण परिवर्तन होने वाला, उस परिवर्तन को उन्होंने शब्दों के माध्यम से बांधने का अद्भुत अनोखा प्रयास किया है, ठीक है। आगे देखिए, यह कविता भी इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर का मतलब क्या होता है, सुबह है। सुबह आसमान का मूक दृष्टा नहीं है, मूक दृष्टा यानी कि चुपचाप देखने वाला, चुपचाप देखने वाला यानी कि मूक दृष्टा। वह भोर यानी कि सुबह के समय की जो सुंदरता है वो चुपचाप नहीं देख रहे, हमारी तरह नहीं देख रहे हैं, वे देख रहे एक विलक्षणता को लिए हुए, क्योंकि वे कवि है और हर चीज में उन्हें कविता गढ़ने का एक अनुभव होता है, उनके अंदर एक ऐसी प्रकृति होती है, ठीक है। तो वे मूक दृष्टा नहीं है, यानी कि वे कह रहे हैं कि वे सुबह का जो आसमान है उसको शांति से चुपचाप नहीं देख रहे हैं, वह भोर की यानी कि सुबह की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। सृष्टा यानी कि निर्माण करने वाला, यानी कि वे प्रकृति की जो गति है, जो भी प्रकृति की गति है, उस गति को धरती के जीवन से, धरती का जीवन किस प्रकार से चल रहा है उसके जीवन से जोड़ने का जो कार्य किया है वो किन्होंने किया है, शमशेर बहादुर सिंह जी ने। और उनकी कविता जो यहाँ पर उषा बनकर आई है, और उषा के अंदर आप जो मानवीकरण देखेंगे वो बहुत ही अनोखा मानवीकरण है, उसकी जो सुंदरता देखेंगे वो बहुत ही अनोखी सुंदरता हमको देखने को मिलेगी। आगे देखिए, इसीलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहां सिल है, सिल का मतलब क्या होता है, यहां लिखेंगे हम इसका अर्थ, मसाला पीसने का पत्थर। और ये कहाँ होता है, गांव में अधिकांश होता है। और गांव की
रूपरेखा का, यहाँ गांव की जो स्थिति है उसका ज़्यादा यहाँ वर्णन किया है, गांव के जीवन का, ग्रामीण जीवन का यहाँ वर्णन किया गया है। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं कि जो गांव की सुबह से जुड़ता है वहाँ सिल है, राख है, राख से लीपा हुआ चौका है। अब राख से लीपा हुआ चौका क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ कि ग्रामीण समुदाय में क्या होता था, आज होता या नहीं, बहुत कम घरों में होता भी है, और पहले सभी घरों में ऐसा होता था कि मिट्टी का चूल्हा होता था, वहाँ पर रसोई घर होता था उनका, और रसोई घर को रोजाना मतलब मिट्टी से लीप देते थे, गीली मिट्टी से उसको रात को सोते समय लीपा जाता था और सुबह उठकर उसमें खाना पकाया जाता था, मतलब डेली ऐसा कार्य किया जाता। आज हम क्या करते हैं, पोछा लगाते हैं, तो पोछा ना लगा के पहले ऐसे लीपा जाता था, तो उसको कह रहे हैं कि राख से लीपा हुआ चौका। ठीक है, और है स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहां रंग है, गति है और भविष्य की उजास है। ठीक है, और है हर कालिमा को चीर कर आगे आने का एहसास कराती ऊषा। हर कालिमा को, कालिमा यानी कि आसमान के अंदर जितना कालापन छाया हुआ था, क्योंकि रात्रिकालीन थी भाई, रात को तो काला ही होगा, रात कैसी होती, काली होती है, आसमान पूरा काला दिखाई देता है, लेकिन उषा उस कालिमा को चीर कर सूर्यदेव तक लाने का कार्य करती है। तो ये बताया है कि प्रकृति में कितनी सुंदरता है। यहाँ बताया है कि जो सिल है यानी कि ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत ये जो मसाले पीसने का पत्थर है उसके विषय में बताया है, और राख से लीपा हुआ चौका है यानी कि खाना बनाने का जो स्थान होता है उसके विषय में बताया है, और है स्लेट की कालीमा, जैसे स्लेट पूरी काली होती है उसी प्रकार से ये जो आसमान की जो छत है वो पूरी काली दिखाई देती है। उस कालीमा पर चाक से रंग, है ना, चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। ऐसा लग रहा है जैसे उषाकालीन, जब उषा का समय होता है और सूर्योदय अपने कगार पर आ जाता है, क्षितिज पर आ जाता है, और उस समय ऐसा लगता है जैसे बच्चे एक लाल चौक से, यानी कि लाल चौक से उस काली स्लेट पर कुछ लिख रहे हैं, कुछ आकृति बना रहे हैं अपने हाथों से। ठीक है, यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहां रंग है, गति और भविष्य की उजास है, यानी कि ऐसा दिन है कि सुबह सुबह रंगीन हो गया, बिल्कुल रंग भरा हुआ है वातावरण में, और क्या है, गति है, यानी कि उषा का समय स्थिर नहीं है, उसके बाद प्रकृति में थोड़ी थोड़ी देर में परिवर्तित होता जा रहा है, परिवर्तन निरंतर होता जा रहा है, तो वो क्या हो गई, गति हो गई, और उजास है यानी कि भविष्य को जीने की लालसा है, और हर कालिमा को चीर कर आने का एहसास कराती उषा, और हर कालिमा, जितनी भी कालिमा है उसको चीर कर एक उजाला कराने के लिए जो आ रही है वो क्या है, उसका एहसास कौन करा रही है कि भाई ये जो काला वातावरण है वो सारा समाप्त होने वाला है और सूर्योदय होने वाला है। तो ये हमें एहसास कौन करा रही है, उषा कालीन समय, क्योंकि उषा दिखाई दे रही है, इसका मतलब सुबह जल्दी होने वाली है। ठीक है, तो इसी के साथ देखिए आज हमारा जो कवि परिचय है शमशेर बहादुर सिंह जी का वो पूरा हुआ है, और उषा के बारे में हमने पढ़ा कि उषा कालीन समय क्या होता है और वो कैसे पल पल परिवर्तित होता रहता है, और कवि के बारे में हमने ये जाना कि उनकी कविताओं की क्या विलक्षणता थी, उन्होंने किस प्रकार की कविताएं लिखी है, प्रगतिवादी कवि होने के साथ साथ वे प्रयोगवादी कवि भी थे। उनके यहाँ पर शिल्प का जो अनोखा मिश्रण देखने को मिलता बहुत ही अद्भुत है, ऐसा कहीं पर देखने को नहीं मिलता है। इसी के साथ हमारा ये जो कवि परिचय आज समाप्त हुआ है। अगले लेक्चर में हम फिर से इसकी कविता लेकर आते हैं और कविता का भावार्थ लेकर आते हैं और जानते हैं कि उषा कालीन समय सही में इतना सुंदर होता है या नहीं होता है, और फिर हम उसके बाद देखेंगे कि हम सच में उषा कालीन समय को देखने का प्रयत्न करेंगे, हम जागेंगे, सुबह जल्दी जागेंगे और उस उषा कालीन समय को देखेंगे, उसकी सुंदरता का देखेंगे, पल पल परिवर्तित होने वाले प्रकृति को देखेंगे और देखेंगे हम उषा के उस अनोखे रंग को। इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।